आज के डीएनए की शुरुआत हम एक दुखद खबर के साथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कल हुए हिमस्खलन में भारत के 3 जवान शहीद हो गए हैं। बर्फ में दबे इन 3 जवानों के शवों को आज निकाला गया है। कश्मीर में कई जगहों पर हिमस्खलन की घटनाएं हुई हैं और बटालिक सेक्टर में भारतीय सेना की एक पोस्ट भी ऐसे ही हिमस्खलन की चपेट में आ गई। इस घटना में पोस्ट पर तैनात 5 सैनिक बर्फ में दब गए थे। बर्फ में दबे 5 सैनिकों में से 2 को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 जवानों की मौत हो गई। शहीद हुए ये तीनों जवान झारखंड के रहने वाले थे और इन तीनों जवानों को हम आप सब की तरफ से आज श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे देश में जब किसी जवान की जान हिमस्खलन या किसी दूसरी प्राकृतिक आपदा की वजह से जाती है तो अक्सर लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। लोग यही सोच लेते हैं कि ये तो उस जवान की ड्यूटी थी, ऐसा तो होना ही था। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जवान हिमस्खलन की वजह से मारे गए वो देश की और आपकी रक्षा के लिए इतनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे। इन जवानों को भी शहीद ही कहा जाएगा और किसी युद्ध या मुठभेड़ में हुई शहादत की ही तरह इन सैनिकों के लिए भी आपको शोक मनाना चाहिए और उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देनी चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना घर, अपना परिवार छोड़कर हिमालय में खड़े हो जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि जब भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। इसलिए अपने पड़ोसी से हमेशा मधुर संबंध बनाकर रखने चाहिए। ये बात कूटनीति की दुनिया पर भी लागू होती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके 2 पड़ोसी उसके लिए हमेशा सिरदर्द बने रहते हैं। पहला है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वो इन दोनों पड़ोसियों से निपटने के लिए अपने बाकी पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाकर रखे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का खुद एयरपोर्ट जाकर स्वागत किया है और इसे एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है। आपको सुनने में ये खबर बड़ी औपचारिक सी लग रही होगी, लेकिन इस खबर में कूटनीतिक मसाले की मात्रा काफी ज्यादा है। आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिनों के भारत दौरे पर आई है। आज हम आपको ये बताएंगे कि शेख हसीना की यात्रा भारत के लिए कूटनीतिक लिहाज से कितना महत्व रखती है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अचानक कैसे एक बार फिर ये संदेश दिया कि वो वीआईपी नहीं है, एक आम आदमी की ही तरह है। अगर सामने कोई मित्र हो तो वो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उससे मिलने जा सकते हैं। आज शेख हसीना के स्वागत के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट जा रहे थे तो उन्होंने एक आम नागरिक की तरह ये सफ़र किया। आमतौर पर प्रधानमंत्री जब सड़क पर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को प्रधानमंत्री के मूवमेंट की पूरी सूचना पहले ही दे दी जाती है। उनके साथ गाड़ियों का एक लंबा चौड़ा काफिला चलता है। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जाते हैं उसके दोनों तरफ के रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज कोई रास्ता नहीं रोका गया, कोई ट्रैफिक नहीं रोका गया। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट के रास्ते पर थे तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं रोका गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य आदमी की तरह दिल्ली की सड़कों पर सफर कर रहे थे। यही नहीं, एयरपोर्ट पर आज एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ जो डेलीगेशन आया हुआ था उसने शेख हसीना के जाने के बाद एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने का जो क्रेज भारत में दिखाई देता है वैसा ही क्रेज ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में भी है। इस डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वहीं हवाई अड्डे पर ही काफ़ी देर तक बातचीत की और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई, सेल्फी ली। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेने का क्रेज़ बांग्लादेश में भी है, भारत के साथ साथ। और अब हम इस विश्लेषण को एक कदम आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि शेख हसीना के इस दौरे का भारत के लिए क्या महत्व है और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से समझौते हो सकते हैं। शेख हसीना 7 वर्षों के बाद भारत का दौरा कर रही हैं। 7 वर्ष बहुत लंबा समय होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी कल आधिकारिक रूप से मुलाकात होगी। इस मुलाकात में भारत और बांग्लादेश के बीच कम से कम 25 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिनमें परमाणु और रक्षा के क्षेत्र में होने वाले समझौते भी शामिल हैं। भारत बांग्लादेश को हथियार खरीदने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3,220 करोड़ रुपए का लोन भी दे सकता है। माना जा रहा है कि भारत बांग्लादेश को पावर प्लांट, सोलर प्लांट, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, बंदरगाहों को विकसित करने के लिए
नई रेलवे लाइंस बनाने के लिए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करने जैसे प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव देने वाला है। लेकिन यहां आपको यह भी समझना होगा कि बांग्लादेश पर चीन की भी नजर है और चीन बहुत आक्रामक तरीके से बांग्लादेश को अपनी कूटनीतिक टीम में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। जनवरी 2010 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बांग्लादेश के दौरे पर गए थे तो भारत ने बांग्लादेश को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6,419 करोड़ रुपए का लोन दिया था। 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए तो भारत ने यह लोन दोगुना कर दिया। उस वक्त भारत ने बांग्लादेश को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 12,863 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। यह पैसा बांग्लादेश में सड़क, रेलवे, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा विकास करने के लिए दिया गया था। लेकिन चिंता की बात यह है कि 2016 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पर गए तो चीन ने बांग्लादेश को 24.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 1,55,000 करोड़ रुपए का उधार दे दिया। यानी भारत से करीब 12 गुना ज्यादा पैसा चीन ने बांग्लादेश को दे दिया। यही नहीं, उसी दौरे में शी जिनपिंग ने यह भी ऐलान किया था कि चीन बांग्लादेश में 90,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगा। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति को पैसे के दम पर आगे बढ़ा रहा है, बांग्लादेश को अपनी तरफ खींच रहा है पैसे के दम पर। ये आंकड़े हमने आपको इसलिए दिखाए क्योंकि बांग्लादेश से भारत अच्छे रिश्ते चाहता है। बांग्लादेश भारत का बहुत पुराना दोस्त है। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था। लेकिन कूटनीति में वक्त और समीकरण बहुत तेजी से बदल जाते हैं और हो सकता है 1971 में जो मदद भारत ने की थी बांग्लादेश को बनाने में, हो सकता है कि अब बांग्लादेश उसे भूल चुका हो। अब चीन भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसमें चीन की क्या दिलचस्पी हो सकती है, यह भी हम आपको आज समझाएंगे। बांग्लादेश में चीन की दिलचस्पी की बड़ी वजह है दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना। चीन दक्षिण एशिया का बिग बॉस बनना चाहता है। पाकिस्तान पहले से ही उसकी जेब में है और अब चीन की कोशिश है कि वो जल्द ही बांग्लादेश को भी अपनी तरफ खींच ले। इसलिए चीन बांग्लादेश को पैसे से लेकर सैन्य उपकरणों तक सब कुछ दे रहा है। चीन ने पिछले वर्ष ही बांग्लादेश को 2 सबमरीन्स दी हैं। इससे पहले बांग्लादेश के पास अपनी कोई सबमरीन नहीं थी। चीन बंगाल की खाड़ी पर राज करना चाहता है और इसके लिए उसे बांग्लादेश की जरूरत पड़ेगी। श्रीलंका को वो पहले से ही प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए चीन बांग्लादेश पर अब अपनी नजरें गड़ाए हुए है। पिछले वर्ष अक्टूबर में चीन के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश का दौरा किया था। वो पिछले 30 वर्षों में ऐसा करने वाले चीन के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के लिए बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश उसे एक एरोगेंट बिग ब्रदर की जगह केयरिंग एल्डर ब्रदर के तौर पर देखे और चीन की विस्तारवादी नीति का मोहरा ना बने। इससे दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव क्षेत्र भी थोड़ा कम होगा। शेख हसीना के इस दौरे में भारत का यही मिशन है। एक वाक्य में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, कि लोग सोचते थे कि हम पास पास है, लेकिन अब दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पास पास भी हैं, साथ साथ भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के संबंध में यह बयान वर्ष 2015 में उस वक्त दिया था जब वो पहली बार बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। सम्मान मिला बंगबंधु की बेटी की उपस्थिति। लेकिन इन 1.5 वर्षों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच चीन की भी एंट्री हो चुकी है। ये तस्वीरें पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने की हैं, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। भारत के मित्रों पर डोरे डालने के लिए चीन ने पैसों का सहारा लिया है और यही वजह है कि चीनी राष्ट्रपति ने अपने दौरे में बांग्लादेश को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के उधार और निवेश की घोषणा की थी। लेकिन अब भारत के पास बांग्लादेश को अपने और पास करने का एक और अच्छा मौका है।
अपने 4 दिनों के भारत दौरे पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं। ये दौरा भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शेख हसीना को रिसीव करने के लिए सीधे एयरपोर्ट जा पहुंचे। वैसे तो बांग्लादेश भारत का नजदीकी दोस्त माना जाता है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। I wouldn't like to explain landmark that is from the Indian point of view, but since it has come from the highest places in India, I would also be very hopeful that it will be landmark and that there may be many things up the sleeves of both the parties which they are not showing it now, but that will be on the table once the visit is completed. Any visit of our PM to any country, and especially the neighboring country, and most responsible neighboring country in South Asia is in India, we all expect something fruitful will be happened. It's an enhancement of the economic ties, cooperation, security, and also the natural resource management at more increased level. दोनों देशों के बीच एक बड़ा विवादित मुद्दा भी है, जिसका नाम है तीस्ता जल बंटवारा। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर 2011 में एक संधि हुई थी, जिसके तहत बांग्लादेश को 37.5% हिस्सा मिलना था, जबकि 42.5% हिस्सा भारत को मिलना था। लेकिन ममता बनर्जी के विरोध की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। 8 अप्रैल यानी कि कल जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच करेंगी, तो उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच तीस्ता के मुद्दे पर एक बार फिर से बात हो। Looked upon with great interest, especially in relation to defence, because there's a lot of speculation on what those defence treaties might be. Then there's also the question of how these two governments deal with the Teesta issue. That's a major problem. That's not a contentious problem. I wouldn't say that, but then the people of Bangladesh would like some progress to be made on that along those lines. So we do look forward to some good results coming out of the Prime Minister's visit to India. वैसे तो दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में कई ऐतिहासिक समझौते हुए हैं, जिनसे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। जैसे 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सीमा समझौता हुआ था। बांग्लादेश ने पिछले 40 वर्षों में पहली बार भारत के समुद्री जहाजों को चिटगोंग बंदरगाह पर आने की इजाजत दी थी। यहां पर भारत की कंपनियां बांग्लादेश के लिए पायरा पोर्ट बना रही हैं। सूरज पहले यहां निकलता है, लेकिन बाद में किरणें हमारे यहां भी तो पहुंचती है। और इसलिए यहां जितना विकास होगा, जितनी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, वो रोशनी हम तक आने ही वाली है, ये मुझे पूरा भरोसा है। और इस अर्थ में मैं कहता हूं, आज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखिए। हमारे देश में कई राज्यों को बांग्लादेश से सीखने जैसा है कि उन्होंने जिस प्रकार से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के संबंध में, न्यूट्रिशन के संबंध में, इवन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के संबंध में, ये बातें हैं जो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जब बांग्लादेश आता है ना, तो हमें इस बात का हमेशा गर्व होता है कि मेरे भी देश का कोई जवान था जिसने अपना रक्त दिया था इस बांग्लादेश के लिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो दोनों देशों के रिश्ते खराब कर सकती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमला हो रहा है। स्थिति यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है। वर्ष 1947 में बांग्लादेश में 28% हिंदू आबादी थी, जो वर्ष 2011 में घटकर सिर्फ 8.5% रह गई है। ये एक चिंताजनक आंकड़ा है। बांग्लादेश की धरती से भी भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब बांग्लादेश ने भी भारत पर यह आरोप लगाया है कि उसके देश में हुजी और जेएमबी के आतंकवादी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में शरण ले रहे हैं।
कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच फिलहाल रिश्ते सुखद हैं, लेकिन भारत को बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ा रहे चीन से भी निपटना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां पर आपको भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी जानकारियां भी पता होनी चाहिए। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी का नहीं है, दोनों देशों के बीच संस्कृति का भी एक पुल बना हुआ है। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर को धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला दोनों को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। यह दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता कि दो देशों के राष्ट्रीय गान किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए हों। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ढाका में रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों पर पाबंदी लगा दी थी और इस प्रतिबंध ने बांग्लादेश में हुए आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया था। बांग्लादेश अपनी भौगोलिक सीमा की वजह से एक छोटा देश हो सकता है, लेकिन उसकी सामरिक स्थिति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए हमें 1947 के समय में जाना पड़ेगा, जब बंटवारा हो चुका था और मोहम्मद अली जिन्ना पूरे पाकिस्तान में दौरा करके ये बता रहे थे कि राष्ट्रभाषा उर्दू होनी चाहिए, जबकि ऐसे दावे भी किए जाते हैं कि खुद जिन्ना को उर्दू नहीं आती थी और वो खुद अंग्रेजी में ही भाषण दिया करते थे। जब वो पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के शहर ढाका में पहुंचे तो वहां उनकी इस दलील की काफी आलोचना हुई और उस वक्त लोगों ने कहा था कि उनकी भाषा बांग्ला ही रहेगी, उन्हें उर्दू भाषा मंजूर नहीं है। पाकिस्तान से अलग होने का भाव उसी समय दिखने लगा था, क्योंकि तभी से पूर्वी पाकिस्तान में भाषा का आंदोलन शुरू हो गया था। बांग्लादेश के लोग चाहते थे कि बांग्ला उनकी भाषा रहे, लेकिन जिन्ना चाहते थे कि उर्दू उनकी भाषा बन जाए। और वर्ष 1971 आते आते यही आंदोलन मुक्ति संग्राम बन गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों को कुचलने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के इस दमन में लाखों बांग्लादेशी मारे गए और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए उस समय भारत आ गए। इसके बाद भी बांग्लादेश के लोगों की आवाज दबी नहीं। उन्होंने मुक्ति वाहिनी का गठन किया और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इसका बदला लेने के लिए भारत पर हमला कर दिया। 2 हफ्ते तक चले इस युद्ध में मुक्ति वाहिनी यानी विद्रोहियों और मित्र वाहिनी यानी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध के अंत में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए थे और इसी के साथ बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया। और इस लिहाज से दुनिया में बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ, क्योंकि वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश बना तो उसकी पहचान से जुड़े 2 मसले थे, पहला धर्म और दूसरी भाषा। बांग्लादेश की भाषा बांग्ला है, उर्दू नहीं। यहाँ एथनिक आइडेंटिटी का महत्व को भी महत्व दिया गया और बांग्ला में इसे जातीय सत्ता भी कहते हैं। हालांकि अब बांग्लादेश की इस पहचान में धार्मिक जहर और उन्माद घोलने की कोशिशें की जा रही हैं और ये काम वहां के कुछ कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं। अब आपको हम ये बताते हैं कि चीन बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और भारत को घेरना चाहता है। और यही वजह है कि जो चीन अपनी रणनीति बना रहा है उसमें बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, नक्शे के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चीन श्रीलंका में एक बंदरगाह पहले ही बना चुका है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक वो पहुंच चुका है और अब उसकी नजर बांग्लादेश पर है। अगर उसने बांग्लादेश को अपने साथ मिला लिया तो ये भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, आप देखेंगे, दक्षिण में श्रीलंका है और पश्चिम में पाकिस्तान है और नीचे बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है और हिंद महासागर है। और यही वो क्षेत्र है जहां चीन अपना प्रभाव जमाना चाहता है। और अगर बांग्लादेश चीन की टीम में शामिल हो गया तो फिर आप ऐसा समझिए कि भारत दोनों तरफ से घिर जाएगा और बांग्लादेश के लिए 2 एंट्री पॉइंट खुल जाएंगे। एक एंट्री पॉइंट पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा श्रीलंका। और यह भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। इस तरह की खबरों को अक्सर बहुत बोरिंग माना जाता है। आम दर्शकों की दिलचस्पी ऐसी खबरों में होती नहीं है और मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरों को सरल भाषा में आपको कभी दिखाता भी नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि आपको एक जागरूक नागरिक होने के नाते भारत की कूटनीतिक ताकत और भारत की चुनौतियों के बारे में पता होना चाहिए। और कल
जब आप अपने परिवार और मित्रों से बात करेंगे, अपने दफ्तर जाएंगे, अपने काम के स्थल पर जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, तो आपको इस विषय में पूरी जानकारी होगी और आप भी कूटनीति के एक्सपर्ट बन चुके होंगे।